darker the night, the deeper the secrets hidden within. सोचिए जरा, आप सड़क पर हैं, भीड़ है और अचानक आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो बिल्कुल आपके जमाने का ना लगे। अजीब है ना? शायद थोड़ा सा डरावना भी। आज हम ऐसे ही दो बहुत रहस्यमयी और चौंकाने वाली और हाँ काफी मिलती जुलती कहानियों की गहराई में उतरेंगे। एक है न्यूयॉर्क शहर से रुडोल्फ फेंस की कहानी, और दूसरी कहानी है मुंबई से अर्जुन वर्मा नाम के एक शख्स की। हाँ, और दोनों किस्सों में क्या होता है, एक आदमी अचानक कहीं से प्रकट होता है और ऐसा लगता है जैसे वो दशकों पुराने समय से आ गया हो। हमारे पास इन घटनाओं के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी है, कुछ सूत्र हैं। तो चलिए इन कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। आज हम इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे जो भी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल हुई उस पर नजर डालेंगे और ये सोचेंगे कि भाई ये किस्से हमें वक्त, हकीकत और ये जो शहरी अफसाने होते हैं इनके बारे में क्या सवाल खड़े करते हैं। तो पहली कहानी, न्यूयॉर्क, जून 1951 की एक शाम, टाइम स्क्वायर। सोचिए कितनी भीड़ होती है वहां। बिल्कुल। और उसी भीड़ के बीच अचानक एक आदमी प्रकट होता है। उम्र यही कोई 20-30 साल, लेकिन उसके कपड़े, उसके बाल काटने का ढंग और चेहरे पर वो अजीब सी मटन चॉप दागी, सब कुछ ऐसा जैसे 70-80 साल पुराना हो। हाँ, मतलब जैसे 1800 के दशक का पहनावा। बिल्कुल। और लोगों ने बताया कि वो बहुत घबराया हुआ था, एकदम कंफ्यूज्ड, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो कहाँ है, ये क्या जगह है। और फिर कुछ ही पल बीते होंगे, वो अचानक सड़क की तरफ भागा और एक टैक्सी से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। वहीं पर। और यहीं से, जैसा आपने कहा, असली रहस्य शुरू होता है। बात सिर्फ उसके अजीब दिखने, अचानक आने की नहीं थी। असली पहेली तो उसकी जेब से निकले चीजों में थी। अच्छा, क्या मिला था? पुलिस को मिला एक तांबे का, मतलब कॉपर का 5 सेंट का बियर टोकन। उस पर एक सलून का नाम था, मगर ऐसा सलून जिसका नाम किसी को याद ही नहीं था, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर घोड़ों की देखभाल और बग्घी धोने का एक बिल मिला, एक ऐसे अस्तबल का जो कहीं लिस्टेड ही नहीं था। कमाल है। करीब $70 मिले, लेकिन वो पुराने जमाने के नोट थे, बिल्कुल अलग तरह के। कुछ विजिटिंग कार्ड्स थे, नाम लिखा था रुडोल्फ फेंस और पता था 5th एवेन्यू का। रुडोल्फ फेंस? हाँ, और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो था फिलाडेल्फिया से उसी 5th एवेन्यू के पते पर भेजा गया एक खत। खत? हाँ, एक चिट्ठी, और उसकी तारीख जून 1876। 1876? मतलब वो खत 75 साल पुराना था? बिल्कुल, 75 साल पुराना। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये सारा सामान, वो खत, वो बिल, वो नोट, टोकन, कार्ड, सब कुछ एकदम नया लग रहा था। नया मतलब जैसे कल ही इस्तेमाल हुआ हो। कागज जरा भी पीला नहीं, मुड़ा हुआ नहीं, कोई निशान नहीं। अब ये सवाल था कि आदमी कब से आया था और ये चीजें इतने साल नई कैसे रह सकती हैं? ये तो वाकई बहुत अजीब है। तो पुलिस ने क्या किया? मतलब जाहिर है जांच तो हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। NYPD के जो गुमशुदा लोगों वाला डिपार्टमेंट होता है, उसके कैप्टन थे ह्यूबर्ट वी राइम। उन्होंने केस अपने हाथ में लिया। वो 5th एवेन्यू के पते पर गए जो विजिटिंग कार्ड पर था, लेकिन वहां तो अब एक दुकान थी। मालिक ने रुडोल्फ फेंस का नाम कभी सुना ही नहीं था। फेंस का नाम किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं मिला उस वक्त की, शहर के किसी रिकॉर्ड में जिक्र नहीं, उंगलियों के निशान लिए गए पर कोई मैच नहीं मिला, और ना ही किसी ने रुडोल्फ फेंस नाम के किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो मतलब मामला बंद गली में पहुंच गया एक तरह से। बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन कैप्टन राइम ने हार नहीं मानी। वो पुरानी फाइलों, पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालते रहे और काफी मेहनत के बाद उन्हें 1939 की एक पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी मिली। अच्छा, 1939 की? हाँ, और उसमें एक नाम था रुडोल्फ फेंस जूनियर। ओह, तो ये बेटा था। ते पर अब कोई और रहता था, लेकिन उन्हें थोड़ा याद था कि हाँ, रुडोल्फ फेंस जूनियर नाम का कोई रहता था पहले, जो कहीं नौकरी करता था और शायद 40 के दशक में रिटायर होकर कहीं चला गया था। इस थोड़ी सी जानकारी के सहारे कैप्टन राइम उस बैंक तक पहुंचे जहां शायद फेंस जूनियर का अकाउंट हो सकता था। अच्छा। और वहां रिकॉर्ड्स मिले। अच्छा। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि रुडोल्फ फेंस जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी, 1946 में। लेकिन उनकी पत्नी यानी फेंस जूनियर की विधवा, वो फ्लोरिडा में जिंदा थी। अरे वाह।
तो कैप्टन ने उनसे बात की। हाँ, कैप्टन राइम ने उनसे संपर्क किया और जब उन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर के पिता के बारे में पूछा, मतलब रुडोल्फ फेंस सीनियर के बारे में, हाँ। तो वो महिला फोन पर थोड़ी देर चुप हो गई। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि उनके ससुर यानी रुडोल्फ फेंस सीनियर साल 1876 में, हाँ 1876 में, जब वो 29 साल के थे, एक शाम घर से टहलने निकले थे सिगार पीने, और फिर कभी वापस नहीं लौटे। क्या? हाँ, घर वालों ने बहुत ढूंढा, कोई पता नहीं चला, वो बस गायब हो गए। अब ये जानकारी 1876 में गायब होना, 29 साल की उम्र, ये उस आदमी से हूबहू मेल खा रही थी जो 1951 में टाइम स्क्वायर पे मरा था। बाप रे, मतलब कहानी एकदम जुड़ गई। एक आदमी 1876 में गायब होता है और 75 साल बाद 1951 में अचानक प्रकट होता और मर जाता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। बिल्कुल, और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये अकेली ऐसी कहानी नहीं है। हाँ, अब चलते हैं मुंबई और एक लगभग ऐसी ही कहानी। साल है 1981, जून की रात, मुंबई की मरीन ड्राइव। बिल्कुल, गाड़ियां चल रही हैं, लोग टहल रहे हैं, और तभी सड़क के किनारे कुछ लोगों ने देखा कि एक आदमी अचानक प्रकट हुआ हवा में से। हाँ, मतलब जैसे हवा में से निकल आया हो। ना कहीं से चलकर आया, ना किसी गाड़ी से उतरा, बस जाहिर हो गया। और उसका हुलिया भी अजीब। हाँ। लंबा कोट, चेक वाली पैंट, चेहरे पर वो घनी साइड बर्न्स। बिल्कुल पुराने जमाने जैसा। हाँ, और वो भी फैंस की तरह ही घबराया हुआ, हैरान परेशान। अपने चारों तरफ ऊंची इमारतें, वो तेज रफ्तार गाड़ियां, शायद प्रीमियर पद्मिनी वगैरह, उन्हें देखकर बिल्कुल भौंचक्का सा था। लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। बिल्कुल। अचानक वो घबराकर भागा, सड़क पार करने लगा और एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और उसकी भी वहीं मौत हो गई। वहीं पर, जगह अलग, साल अलग, पर हादसा बिल्कुल वैसा ही। और फिर से कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा, उसकी जेब से मिला सामान। क्या उसकी जेब से भी? हाँ, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न। पुलिस को मिला 5 आने का एक पुराना बियर टोकन। उस पे लिखा था राम प्रसाद एंड सन्स, लखनऊ 1905। 1905? हाँ। फिर घोड़े की देखभाल और बग्गी धोने का एक बिल जिसकी तारीख थी जून 1904। 1904। 150 रुपए, लेकिन पुराने नोट। एक विजिटिंग कार्ड, नाम अर्जुन वर्मा, पता चौपाटी रोड, मुंबई। और कोलकाता से मुंबई के इसी पते पर भेजी गई एक चिट्ठी, तारीख 15 जून 1904। अरे, ये तो रुडोल्फ फेंस वाली कहानी की कार्बन कॉपी लग रही है। बस नाम, जगह और साल बदल गए। और क्या ये सामान भी? हाँ, बिल्कुल फेंस की तरह। अर्जुन वर्मा की जेब से मिला ये सारा सामान, मतलब जो करीब 75-77 साल पुराना था, वो भी एकदम नया लग रहा था। गजब है। कागज जरा भी पीला नहीं, स्याही फैली हुई नहीं, नोट एकदम कड़क, जैसे वक्त का उन चीजों पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर वही सवाल, ये आदमी किस वक्त से आया था? तो इस केस की जांच किसने की? मुंबई पुलिस ने? और क्या उन्हें भी वैसी मुश्किलें आई? हाँ, इस केस की जांच इंस्पेक्टर हर्ष मेहरा को सौंपी गई थी और बिल्कुल उन्हें भी वही दिक्कतें आईं। विजिटिंग कार्ड पर जो चौपाटी रोड का पता था, वहाँ कोई अर्जुन वर्मा नाम का आदमी नहीं मिला, नहीं उस नाम का कोई जिक्र आसपास किसी को याद था। कोई सरकारी रिकॉर्ड? कुछ नहीं, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, कोई सरकारी दस्तावेज, कहीं भी अर्जुन वर्मा का नामो निशान नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर मेहरा ने भी कोशिश जारी रखी होगी। बिल्कुल, उन्होंने भी पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। हफ्तों की मेहनत लगी और फिर उन्हें भी एक पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी मिली, साल 1959 की। 1959? हाँ, और उसमें नाम था अर्जुन वर्मा जूनियर। फिर से वही पैटर्न, मतलब बेटा? हाँ, जांच आगे बढ़ी, पता चला कि अर्जुन वर्मा जूनियर का देहांत हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नी मीरा वर्मा वो जीवित थी और जयपुर में रहती थी। ओह, तो क्या इंस्पेक्टर मेहरा ने मीरा वर्मा से बात की? जी हाँ, इंस्पेक्टर मेहरा ने उन्हें फोन किया और जब उन्होंने अर्जुन वर्मा का नाम लिया तो फोन पर दूसरी तरफ से एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ पल बाद मीरा वर्मा की आवाज आई, थोड़ी कांपती हुई सी। उन्होंने कहा, वो मेरे ससुर थे। ससुर थे? हाँ। और फिर उन्होंने बताया 1904 में जून की एक शाम वो घर से सैर के लिए निकले थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अरे बाप रे, 1904 में गायब हुए? हाँ।
इंस्पेक्टर मेहरा तो ये सुनकर सन्न रह गए। एक बार फिर कहानी बिल्कुल जुड़ रही थी। 1981 में मरने वाला आदमी वही लग रहा था जो 1904 में अचानक गायब हो गया था। बिल्कुल रुडोल्फ फेंट्स की कहानी की तरह एक और इंसान जैसे वक्त की भूल भुलैया में कहीं खो गया था। 2 अलग शहर, 2 अलग जमाने, न्यूयॉर्क 1951, मुंबई 1981, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। ये सिर्फ इत्तेफाक? ये बात कुछ हजम नहीं होती। पर यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ भी आता है ना? मतलब इन दोनों किस्सों पर शक भी किया गया है काफी। बिल्कुल, और यहीं आकर मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। पहले रुडोल्फ फेंट्स वाले मामले को लेते हैं। साल 2001 में क्रिस ऑर्बिक नाम के एक रिसर्चर हैं जो लोक कथाओं यानी फोकलोर पर रिसर्च करते हैं। हाँ। उन्होंने इस कहानी की पड़ताल की। उन्होंने 1951 के आसपास के न्यूयॉर्क के सारे बड़े अखबार खंगाले, पुलिस रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन उन्हें रुडोल्फ फेंट्स नाम के किसी ऐसे आदमी की मौत का या इस तरह की किसी घटना का कोई जिक्र नहीं मिला। कोई खबर नहीं छपी थी। कोई खबर नहीं। ना ही उन्हें रुडोल्फ फेंट्स के 1876 में गायब होने का कोई पुख्ता सबूत मिला। तो ऑर्बिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कहानी शायद मनगढ़ंत है, एक शहरी किंवदंती है। तो मतलब ये किस्सा झूठा निकला। ऐसा ही लगा था उस वक्त। फिर 2002 में एक और बात सामने आई। जॉर्ज मर्फी नाम के एक पादरी ने दावा किया कि ये कहानी असल में जैक फिनी नाम के एक मशहूर साइंस फिक्शन लेखक की शॉर्ट स्टोरी है। जैक फिनी, उनकी तो कई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। हाँ वही। मर्फी ने कहा कि फिनी की एक कहानी थी आई एम स्कैर्ड, जो सितंबर 1951 में कॉलियर्स मैगजीन में छपी थी, और फेंट्स का किस्सा उसी कहानी से लिया गया है। इसके बाद तो ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि चलो भाई मामला सुलझ गया, ये बस एक कहानी थी। लगा कि रहस्य खुल गया, लेकिन क्या सच में? यहीं तो फिर एक पेंच आ गया। पहली बात तो ये कि जैक फिनी की वो कहानी आई एम स्कैर्ड, उसकी कोई ओरिजिनल कॉपी कभी सामने नहीं आई जिसे देखकर कहा जा सके कि हाँ ये वही कहानी है। अच्छा। दूसरी बात, इस बारे में खुद जैक फिनी से कभी पूछा नहीं जा सका क्योंकि 1995 में उनकी मौत हो चुकी थी। और फिर आया साल 2007। हाँ। बर्लिन न्यूज आर्काइव के एक रिसर्चर ने दावा किया कि उन्हें अप्रैल 1951 का एक अखबार मिला है, मतलब जैक फिनी की कथित कहानी छपने से 5 महीने पहले का अखबार, जिसमें रुडोल्फ फेंट्स की हूबहू यही कहानी छपी है। क्या मतलब कहानी अखबार में पहले छपी थी, फिनी की कहानी से भी पहले? हाँ, यही दावा किया गया। और इतना ही नहीं, कुछ और रिसर्चर्स ने भी बाद में ये दावा किया कि उन्हें रुडोल्फ फेंट्स के असली होने और 1876 में 29 साल की उम्र में गायब होने के कुछ दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं। रुको, तो फिर चक्कर क्या है? अगर अखबार में पहले छपी तो फिनी वाली बात, और ये जो नए सबूतों के दावे हुए वो सबूत कहाँ हैं? किसी ने देखे? यही तो रहस्य है। वो अखबार की कतरन या वो दस्तावेज, वो कभी ठीक से सार्वजनिक रूप से पेश क्यों नहीं किए गए? क्या ये दावे झूठे थे या फिर जैक फिनी वाली कहानी का जिक्र करके सच को दबाने की कोशिश की गई थी? कुछ साफ नहीं है। आज भी स्थिति यही है कि पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यादा संभावना तो यही है कि कहानी मनगढ़ंत हो, पर वो एक शक का कीड़ा रह जाता है। और अर्जुन वर्मा की कहानी, क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? मतलब उस पर भी शक किया गया? बिल्कुल ऐसा ही, वही पैटर्न। 2001 में रजत चौधरी नाम के एक रिसर्चर ने जांच की। उन्हें भी 1981 के मुंबई के अखबारों में अर्जुन वर्मा या ऐसी किसी घटना की कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने भी कहा कि ये किसी की कल्पना लगती है। फिर 2002 में डॉक्टर विनोद देसाई ने दावा किया कि ये कहानी असल में मनोरमा नाम की एक हिंदी पत्रिका में सितंबर 1981 में छपी एक लघु कथा थी, और इसके लेखक थे जयदेव सिन्हा। तो लगा कि चलो ये किस्सा भी सुलझ गया, एक और कहानी जो सच मान ली गई। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई लेकिन आने वाला है। बिल्कुल, यहाँ भी वही हुआ। 5 साल बाद 2007 में दिल्ली के एक आर्काइव में अप्रैल 1981 के एक अखबार में, मतलब मनोरमा में कहानी छपने से कई महीने पहले अर्जुन वर्मा की कहानी छपने की बात सामने आई। फिर से वही, अखबार में पहले। हाँ, तो फिर वही सवाल, क्या जयदेव सिन्हा ने किसी सच्ची घटना को सुनकर उसे कहानी बना दिया था, या अखबार ने कोई अफवाह छाप दी थी, या फिर क्या ये दोनों कहानियां फेंट्स और वर्मा वाली कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है, एक से दूसरी बनी और वक्त के साथ इनमें और मसाले जुड़ते गए?
कहना मुश्किल है। और वो जो आपने मुंबई वाली कहानी में जिक्र किया कि आज भी वो एक अफवाह है या कहीं कि एक शहरी किंवदंती का हिस्सा बन गया है। कहते हैं कि आज भी कभी कभार देर रात को मरीन ड्राइव पर कुछ लोगों को पुराने जमाने के कपड़े पहने आदमी दिखाई देता है जो बस चुपचाप समुंदर की तरफ या आसमान की तरफ देखता रहता है, शायद अपना खोया हुआ वक्त ढूंढता हो, कौन जाने। ये तो सच और कल्पना का ऐसा जाल है कि सुलझाना मुश्किल है। अच्छा, अगर मैं एक पल के लिए मान लें, सिर्फ सोचने के लिए, कि ये लोग सच में किसी और वक्त से आए थे, तो क्या विज्ञान की नजर से देखें तो क्या ऐसा मुमकिन भी है? मतलब टाइम ट्रैवल? हमारे सूत्र इस बारे में कुछ कहते हैं। हाँ, दोनों ही मामलों के विश्लेषण में इस पहलू पर थोड़ी बात की गई है। देखिए, विज्ञान में बहुत छोटे लेवल पर, जिसे हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं, वहाँ कुछ कण ऐसे होते हैं जो समय में आगे और पीछे दोनों तरफ जाते हुए देखे गए हैं। अच्छा। काश की रफ्तार के बहुत करीब, मतलब लगभग लाइट स्पीड से सफर करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। हाँ, ये तो सुना है। मतलब वो एक तरह से भविष्य में चला जाएगा। बिल्कुल, वो भविष्य में सफर कर सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि 1876 या 1904 में रूडोल्फ फेंस या अर्जुन वर्मा वो भला प्रकाश की रफ्तार के पास कैसे पहुंच सकते थे? हाँ, ये तो नामुमकिन है। उस जमाने में तो सबसे तेज शायद स्टीम इंजन वाली ट्रेन रही होगी। सही कहा। तो ये वाली थियोरी तो इन मामलों पर फिट नहीं बैठती। लेकिन एक और आइडिया है, एक और थियोरी है जिसका जिक्र फेंस वाले सूत्र में आता है। उसे कहते हैं टाइम स्लिप या समय की दरार। टाइम स्लिप, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई इंसान अनजाने में गलती से बिना किसी मशीन या तेज रफ्तार के अचानक किसी और समय में पहुंच जाए, जैसे वक्त में कोई दरार पड़ गई हो और वो उसमें फिसल गया हो सकता है वो कुछ पलों के लिए किसी और जमाने में जाए और वापस आ जाए, या शायद हमेशा के लिए फंस जाए। ओह, इतिहास में ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि वो अचानक कुछ देर के लिए किसी बिल्कुल अलग दौर के माहौल में पहुंच गए थे। तो क्या फेंस और वर्मा के साथ ऐसा ही कोई टाइम स्लिप हुआ होगा? वो अनजाने में भविष्य में यानी 1951 और 1981 में आ गए और फिर वापस अपने समय में नहीं जा पाए। ये उन कहानियों के हिसाब से ज्यादा मुमकिन सा लगता है अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करें तो। हाँ, ये उन कहानियों के तथ्यों से ज्यादा मेल खाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि टाइम स्लिप का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत हमारे पास नहीं है। ये बस एक संभावना है, एक अटकल है जो इन अजीब घटनाओं को समझाने की एक कोशिश करती है। हमारे सूत्र भी इसे बस एक विचार के तौर पर ही बताते हैं, कोई साबित हुई हकीकत नहीं। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने दो अलग अलग शहर हैं, दो अलग अलग जमाने हैं, न्यूयॉर्क और मुंबई, 1951 और 1981। लेकिन कहानियां हैरत अंगेज तौर पर एक जैसी हैं। दोनों में एक आदमी है जो जैसे वक्त में खो गया है। उसके पास से मिला सामान सालों बाद भी रहस्यमयी ढंग से नया है और पुलिस की जांच उन्हें दशकों पुराने गुमशुदगी के मामलों तक ले जाती है जो उन आदमियों की पहचान से मेल खाते हैं। और अंत में सब कुछ धुंधला ही रह जाता है, कोई साफ जवाब नहीं मिलता। क्या ये बस एक दूसरे से प्रेरित होकर बनी हुई शहरी किंवदंतियां हैं जिन्हें लोगों ने सच मान लिया और वो फैलती गईं? क्या ये किसी लेखक की छपी हुई कहानियां थीं जिन्हें गलती से सच्ची घटना समझ लिया गया? या फिर ये वाकई कुछ ऐसी असाधारण अनसुलझी घटनाओं की हल्की सी झलक है जो समय की असली प्रकृति के बारे में हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी और अजीब है। इतने सालों बाद भी, इतने दावों और जवाबी दावों के बावजूद, इन दोनों कहानियों को पूरी तरह सच या पूरी तरह झूठ साबित करने वाला कोई निर्णायक सबूत, वो इकबाल की असली कटिंग, वो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, वो फेंस या बर्मा के गायब होने का पक्का रिकॉर्ड आज तक सामने नहीं आया है। पहेली अब भी पहेली ही है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। अगर समय वाकई इतना लचीला, इतना अस्थिर हो सकता है जैसा इन कहानियों से इशारा मिलता है, तो क्या ऐसी अनजानी यात्राएं, टाइम स्लिप्स आज भी हो रही होंगी? क्या पता हमारे आसपास ही कोई किसी और वक्त से भटक रहा हो, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। या शायद ये कहानियां सिर्फ वक्त को लेकर हमारे गहने डर, हमारी छिपी हुई उम्मीदों और हमारी कल्पना का ही एक आईना है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल जरूर है।